जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अमानवीय ग्रंथ मनुस्मृति को महाराष्ट्र के महाड़ में जलाए थे। इसी दिन के अवसर पर आज देश का सबसे बड़ा बहुजन संगठन भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने की। इस कार्यक्रम में उन्होंने ईवीएम मशीन को आधुनिक मनुस्मृति बताकर एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। आइए देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा। भारत मुक्ति मोर्चा इस संगठन के द्वारा मनुस्मृति दहन करने का जो दिन है, इसको अभी 97 ईयर हो गए हैं। आप लोग सोचते होंगे नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों की कौन सी बात मान रहा है। देश में पहले नंबर का इशू है आज के तारीख में, वो इशू भी हमने बनाया हुआ है। ये नेशनल इशू है। ईवीएम जो है ये बड़ी नेशनल इशू हो गया है। सारे लोगों को बोलना पड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, जो लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, वो वोट देने वाले लोग भी बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। वो भी बोल रहे, ऐसा नहीं कि वो नहीं बोल रहे, वो भी बोल रहे। जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, वो भी बोल रहे कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। तो वो जो लोग बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी आज परिस्थिति में जो बदलाव आया है, ये ब्राह्मणों को मजबूर होकर एक शूद्र को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। और ब्राह्मणों ने एक शूद्र को, एक तेली जाति के आदमी को, एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। उन्होंने बनाया। तो नरेंद्र मोदी उनके फेवर में क्या काम कर रहा है? ब्राह्मण नहीं चाहते ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ब्राह्मण लोग नहीं चाहते ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, मगर ओबीसी की गिनती, ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ना करे, ऐसा ब्राह्मण चाहते हैं। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया। 10 साल होने के बाद अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अभी भी ओबीसी का आदमी होने के बावजूद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। करने का फैसला तो, लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, तो करने का फैसला तो छोड़ो। नरेंद्र मोदी ऐसा कहता भी नहीं है, ऐसा मुंह से कहता भी नहीं है। कहता करते ना होना चाहिए, तो मेरी मजबूरी है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी नहीं कहा। होना चाहिए मगर मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। लोग पूछेंगे क्या मजबूरी है? वो मजबूरी है, हमको बताओ, हम तुम्हारी मजबूरी दूर कर देते हैं। वो बोलेगा नहीं, वो मजबूरी इतनी आसान नहीं है कि दूर कर दी जाए। मुझे बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के बाद मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा? बराबर। बीजेपी को छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? तो ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, तो वो ओबीसी का आदमी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है, उसके पास ही फैसला करने का अधिकार है। इसके बावजूद भी वो ऐसा कोई फैसला नहीं कर रहा है। फैसला ना करने की तो दूर की बात है, ऐसा कोई बात वो कह भी नहीं रहा है, मौखिक रूप से भी नहीं कह रहा है। तो इसलिए ये सारी बातें जो है ईवीएम की वजह से निर्माण हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये ईवीएम की वजह से निर्माण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से
रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनने के अधिकार से हमारे लोग वंचित हो गए। जिनको वो चुनना चाहते हैं वो चुनकर आता नहीं है, और जिनको वो चुनना नहीं चाहते वही लोग चुनकर आते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बल्कि महाराष्ट्र में लोग ऐसा सोच रहे थे कि बीजेपी के विरोध में सारी प्रमुख पार्टियां, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, तीनों पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए। इन तीनों लोगों के इकट्ठा आने के बाद बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा ही महाराष्ट्र के लोगों का ओपिनियन था। ज्यादा लोगों का यही ओपिनियन था। (288) लोकसभा में से 234 सीटें उन्होंने जीती। सिंपल मेजोरिटी के लिए 145 सीटें चाहिए थी। जिसके पास महाराष्ट्र में 145 विधानसभा की सीटें होती है वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, मगर उनकी सीटें चुनकर आई 234। इतनी सीटें चुनकर आई 288 में से। किसी ने भी नहीं सोचा, किसी ने भी ऐसा विचार नहीं किया। बीजेपी के कुछ लोगों से हमने बात किया कि आपने ऐसा सोचा था क्या? कहा नहीं, हमने नहीं सोचा था। बीजेपी के लोग भी हमने नहीं सोचा था। फडणवीस ने नहीं सोचा था क्या? नहीं, ये नहीं बता सकते, तो हमें पता नहीं, क्योंकि तो उनका प्लानिंग तो अलग चलता है। साथियों, जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में और भी कुछ बातें की जा सकती है। एक, किसी लीडर को टारगेट बनाकर चुनाव हरवाया जा सकता है, किसी पार्टी को टारगेट बनाकर उनको हरवाया जा सकता है। ऐसा हो रहा है। किसी लीडर को टारगेट बनाकर चुनाव हरवाया जा सकता है, किसी पार्टी को टारगेट बनाकर चुनाव हरवाया जा सकता है। ये ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम के द्वारा बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। और ये जो बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन, वोट के आधार पर होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन, आने वाले 10, 20, 25, 50 साल में होने वाला परिवर्तन, जो लोग उम्मीद करते थे कि वोट के आधार पर जो बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे क्यों ना हो रहा है, मगर ये बदलाव आने वाले 50 साल में पूरी तरह से बदल जाएगा। सारे देश में बदलाव लाने का काम करेगा, मगर ईवीएम मशीन की वजह से वो सारा का सारा बदलाव पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसलिए साथियों, ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम हमें हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रोकना होगा। क्या करना होगा इसको रोकने के लिए? तो एक तो उपाय ऐसा है कि हमारे मैडम ने मशीन को तोड़ा, एक मशीन को तोड़ा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक मशीन को तोड़ने से इस समस्या का समाधान होगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मैं इसके कभी एक मशीन को तोड़ने के समर्थन में नहीं हूं। हाँ, ये व्यवस्था चलाने वाले जो लोग हैं उस पर असर पड़ सकता है, बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अगर टोटल 13 लाख से ज्यादा बूथ है, एक बूथ पर एक मशीन होती है, और एक मशीन तोड़ने के बाद में, क्योंकि उनके पास है सारी व्यवस्था, तो वो दूसरी मशीन लाते हैं। उनके पास स्टैंड बाय मशीन रखते हैं कि अब मान लो आपने एक मशीन को तोड़ा और उनके पास दूसरी मशीन रेडी रहती है।
अगर आपने एक मशीन तोड़ दिया और वास्तव में वो टूट गई, वैसे वो इतना आसानी से टूटती नहीं है, और टूट गई तो स्टैंड बाय दूसरी मशीन रहती है, तो वहां उसको लगा देते। तो इतना आसान है नहीं, मगर ये एक उपाय है, मगर एक जगह एक आदमी ने तोड़ने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, अगर 13 लाख बूथ है और 13 लाख बूथ पर कम से कम 1 लाख बूथ पर अगर मशीन को तोड़ा, तब ये बहुत बड़ा मामला होगा। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि हाँ, ऐसा तोड़ने से ईवीएम मशीन बदल सकती है, तो इसका असर बढ़ सकता है, मगर यह गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि 1 लाख जगह मशीन फोड़ने के बाद यह बदल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग ने ईवीएम मशीन को देश की सत्ता पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसको लाया, उतने आसानी से उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए इसका वास्तविक उपाय क्या है? इसका वास्तविक उपाय, एक बड़ा उपाय 1 लाख मशीन तोड़ने का है। जैसे मैं भी कह रहा हूं, उसको प्रमोट कर रहा हूं, तो ये प्रमोट करना भी गैर कानूनी है। ये वकील है, बराबर? तो मैं बोल रहा हूं ये तोड़ने से कुछ असर पड़ेगा, वो प्रभाव होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, तो ये कहना गैर कानूनी है। फिर भी कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे जेल में लेके जाए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, जेल में मुझे वो लेके जाते नहीं है, ये बड़ी एक समस्या है। एक बार लेके गए थे गुजरात में, तो गुजरात में जब लेके गए थे तो उनको रिपोर्ट मिला, सारे देश के पुलिस चौकी के सामने हमारे लोग इकट्ठा हो गए, तो वहां रिपोर्ट आ गया कि ये आदमी को जेल में रखने का ज्यादा खतरा है, बाहर रहना ही ठीक है। तो सारे देश के पुलिस चौकी के सामने हमारे लोग इकट्ठा हो गए, तो ये खतरा है। इसके बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम फर्स्ट स्टेप में 1 लाख जगह पर ये मशीन तोड़ना होगा। तो मैं इसको जाहिर नहीं बोलना चाहता था, मगर मैं तैयारी कर रहा हूं 1 लाख लोगों को तोड़ने के लिए। जाहिर बोलना नहीं चाह रहा था, अंदर ही अंदर 1 लाख मशीनों को एक झटके में तोड़ने के लिए, और फिर दूसरी राउंड में जिस मशीन को तोड़ने के बाद में वो मशीन दूसरी लगा दी जाएगी, उस मशीन को भी तोड़ने के लिए दूसरे 1 लाख, तो 2 लाख लोगों को तैयार करना होगा। जिस बूथ पर मशीन तोड़ी जा रही है उसी बूथ पर वो दोबारा मशीन तोड़ना होगा। तो ये नेशनल इंटरनेशनल इश्यू हो जाएगा। अमेरिका में और यूरोप में ईवीएम मशीन के आधार पर वोट डाला नहीं जा रहा है, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वहां 100% पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहां अभी भी 70-80% लोग आधे पढ़े लिखे लोग हैं, केवल 10-20% ही पढ़े लिखे लोग हैं, मगर 70-80% जो है आधे पढ़े लिखे लोग हैं, या बहुत सारे लोग जो है अर्धसाक्षर लोग हैं। और जो अर्धसाक्षर लोग होते हैं वो कई दिन तक अगर पढ़ने से वंचित रह जाते हैं तो वो उनको पढ़ना भी खत्म हो जाता है। पढ़ना भी, अगर वो डेली नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना भी भूल जाते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग जो है 1 लाख मशीनों को तोड़ने के लिए अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं, और सारे देश भर में तैयारी चल रही है। मगर ये भी बहुत बड़ा उपाय नहीं, ये भी बहुत बड़ा उपाय नहीं है। बहुत बड़ा उपाय क्या है? बहुत बड़ा उपाय है जो 13 लाख से लेकर 15 लाख बूथ है, तो हम लोगों को
बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना चाहिए। अगर आप ईवीएम बदलना चाहते हो, ईवीएम क्यों बदलना चाहते हो? ईवीएम इसलिए बदलना चाहते हो कि ईवीएम आपका राज आने से रोक लगा रही है। अगर आप उन लोगों को रोकना चाहते हो जो ये ऐसा सब कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आपके ऊपर गुलामी थोपने का काम कर रहे हैं, अगर आप 13 साढ़े 13 लाख और आने वाले समय में 15 लाख बूथ पर यदि आप संगठन खड़ा कर देते हो, एक जिले में एक आदमी चाहिए, बाप का सपूत, एक बाप का अगर सपूत है, एक आदमी, ज्यादा नहीं, केवल एक सपूत, अगर वो साल भर संकल्प कर ले तो एक ही आदमी अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में साल भर में बूथ लेवल का संगठन खड़ा कर सकता है। केवल एक आदमी, एक भी आदमी नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर एक आदमी संकल्प कर ले, अगर उसको क्या करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा ट्रेनिंग मैं देने के लिए तैयार हूं। कैसा होगा, क्या करने से क्या होगा, 365 दिन में ही क्या होगा, तो एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सारे बूथ लेवल तक संगठन खड़ा हो जाएगा। केवल एक आदमी, संकल्प करने वाला आदमी होना चाहिए। अगर वो ऐसा कर ले तो 500 जिलों में 500 लोग केवल बूथ लेवल का संगठन खड़ा कर दो, और फिर उसके बाद जो एक बूथ पर 1000 वोटर होते हैं, नियम क्या है चुनाव आयोग का, 1000 वोटर्स के लिए एक बूथ, यह है नियम। 1000 बूथ जो है, 1000 वोटों के लिए एक बूथ। तो आपको एक बूथ पर एक कार्यकर्ता या संगठन खड़ा करना है, और फिर उसके बाद आपको उस 1000 वोटों में शेड्यूल कास्ट के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिनेटेड ट्राइब के, एमबीसी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे लगभग 14 प्रकार के लोग एक बूथ में मैक्सिमम एक जगह हो सकते हैं, कई जगह हो सकते हैं, कई जगह नहीं हो सकते। तो जो होंगे उतना, अगर आप ऐसा करते हो तो ये संगठन लगभग ऐसे समूहों का, 2 करोड़ लोगों के समूहों का संगठन खड़ा हो जाएगा। और अगर इतना बड़ा विशाल संगठन आप खड़ा करते हो तो इस देश में आप वो सारा परिवर्तन करने के लायक हो सकते हो जो लोग ईवीएम में बदलाव करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने वो खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा जन समर्थन आपके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, वो इस जन समर्थन के सामने दुनिया में जितने भी डिक्टेटर हुए हैं दुनिया में, वो जन आंदोलन के सामने कभी कोई नहीं टिक पाया है। इससे जन आंदोलन निर्माण होगा, और इस जन आंदोलन के सामने कोई भी नहीं टिकेगा। ऐसा करना होगा, ऐसा करो। इसके लिए केवल एक जिले में, एक लोकसभा के चुनाव क्षेत्र में केवल एक आदमी चाहिए, उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप लोगों को जो भी प्रशिक्षण चाहिए, आप लोगों को जो जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, जो चाहिए, वो सारी चीजें हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा करने के लिए यदि आप तैयार होते हैं तो ये परिवर्तन जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।